नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का गुरुजी 4.0 हमारा जो नया ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं, ये हम एक क्विज सोल्व कर रहे हैं डेली जर्नल अवेयरनेस का। तो बात करते हैं जो अभी करंट में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स चल रहे हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो ये आज 6 सितंबर है, तो 6 सितंबर के लिए है ये। तो पहला सवाल है कि भारत की शिशु मृत्यु दर, ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे आएगा 2025। और 2025 में ये भी कहाँ पर पहुँच गई है, 25 पर पहुँच जाएगी। ये अब तक का सबसे कम हमारा शिशु मृत्यु दर है। अभी ये एग्जैक्ट आप देखेंगे तो ये 24.98 है, जो लेटेस्ट डाटा है उसके हिसाब से। तो ये पूछ रहा है कि कौन सी मृत्यु दर है जो प्रति 1000 जीवित जन्मों पर शिशुओं की संख्या को मापता है 1 वर्ष से कम आयु। तो देखो, दो चीज़ें होती हैं, एक होती है IMR और एक होती है CMR। तो IMR में जो होता है वो होता है 1 साल से जो छोटे बच्चे हैं, जो 1 वर्ष की आयु पूरी करने से पहले ही जिनकी मृत्यु हो गई, उनको काउंट किया जाता है IMR में। और जो CMR होता है वो 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को इसमें काउंट किया जाता है। तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा, नवजात मृत्यु दर। अगला सवाल, आपको पता है अभी 22 सितंबर से जो नए GST का जो रिफॉर्म्स हुए हैं, GST 2.0 लागू हो जाएगा। और आपको पता ही है कि अभी पहले हमारी जो 5 स्लैब थे GST के, 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। तो अभी आपको पता है 18% को ख़त्म कर दिया गया है और 12% को ख़त्म कर दिया गया है। तो अभी हमारे स्लैब कितने बच गए, 1, 2 और 3। और एक नया स्लैब जोड़ा गया है जिसके अंदर की 40% है, जो कि जैसे ये तंबाकू वगैरह हो गई, या और भी जो ऐसी चीज़ें हैं जिनको सरकार प्रमोट नहीं करना चाहती, उन पे 40% तक GST लिया जाएगा। चलो सवाल की तरफ चलते हैं। तो 56वीं बैठक में कर स्लैब का विलय किया गया और आवश्यक वस्तुओं की दरों में कटौती की गई। बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पे पहले 18% था, अभी 0 कर दिया गया। और या फिर जो 18% था उसको 5% कर दिया गया। तो इससे क्या होगा, इससे जो वस्तुएं हैं वो सस्ती होंगी और 22 सितंबर से ये चीज़ लागू हो जाएगी। ये पूछ रहा है कि GST परिषद का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है। तो GST का प्रावधान है अनुच्छेद 279A में, 279A में। अनुच्छेद 265 जो है वो करों के वितरण की बात करता है। अनुच्छेद 269A में भी GST का किस प्रकार से केंद्र और राज्य में वितरण होगा उसके बारे में होता है। और अनुच्छेद 280 आपको पता है, ये जो वित्त आयोग होता है, हर 5 वर्ष में एक वित्त आयोग होता है, उसके लिए ये होता है। तो आगे चलते हैं हम। अगला जो हमारा सवाल है वो है कि महाराष्ट्र ने श्रम कानूनों के तहत काम के घंटों को बढ़ाने की मंजूरी दी है। इस संदर्भ में बताइए कि भारत में, आपको पता है भारत में हाल ही में श्रम सुधार किए गए थे, जिसके तहत टोटल भारत में जो कानून थे वो कितने थे, 29 कानून थे, जिनको टोटल 4 अलग अलग श्रम संहिताओं के अंतर्गत इनका विलय कर दिया गया। तो यही सवाल पूछ रहा है कि कितनी श्रम संहिताएं बनाई गई भारत सरकार के द्वारा। तो 4 बनाई गई है। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप लिवरपूल UK में शुरू हो रही है। इस संदर्भ में बताइए कि पेशेवर मुक्केबाजी, जो प्रोफेशनल बॉक्सिंग होती है, उसमें एक मानक मुकाबला कितने राउंड में लड़ा जाता है। तो आपको बता दूं, प्रोफेशनल जो बॉक्सिंग होती है उसके अंदर 1982 से पहले 15 राउंड होते थे मैक्सिमम। देखो, या तो कोई खिलाड़ी हार जाएगा और नहीं हारेगा, तो 15 राउंड होते थे पहले 1982 से पहले। और 1982 के बाद से लेकर के अभी तक कितने राउंड हो रहे हैं, 12 राउंड होते हैं। इसमें भी अलग अलग होता है। जो मेल होते हैं उनका एक राउंड 3 मिनट का होता है, और जो फीमेल होते हैं उनका एक राउंड 2 मिनट का होता है। तो ये चीज़ है। तो इसका सही आंसर बताइए क्या आ जाएगा। तो इसका सही आंसर आ जाएगा हमारा 12। अगला सवाल है कि तेलंगाना रियो कार्निवल की तरह बत्तुकम्पा कम्मा उत्सव है। तेलंगाना में एक उत्सव मनाया जा रहा है, बत्तुकम्मा उत्सव। ये कौन सी देवी को समर्पित त्योहार है, ये आपको बताना है। तो ये जो है, ये जो माता पार्वती होती है
उनको समर्पित त्यौहार होता है। और कहाँ पर मनाया जाता है ये? अभी तेलंगाना में क्या हुआ है, तेलंगाना रियो कार्निवल, तो वहाँ पे एक उत्सव मनाया गया है। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल देखते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। सवाल पढ़ते हैं। कॉलेजियम द्वारा अनुशंसित 2 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति के बाद सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी हो गई है? अभी 34। आपको पता है हाल ही में 2 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है सुप्रीम कोर्ट में। अब ये कुछ आपको वो दिया जा रहा है जिसमें कथन दिए जा रहे हैं, हमें बताना है कि कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन सही नहीं है। तो प्रथम न्यायाधीश केस यानी फर्स्ट जजेज केस में सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायाधीशों की नियुक्तियों में कार्यपालिका पर न्यायपालिका को प्राथमिकता दी। तो ये कथन क्या है? उल्टा है। एक्चुअल में जो फर्स्ट जजेज केस में था उसके अंदर ये कहा गया था कि जो राय होगी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, जो राय होगी वो केवल एक राय होगी, उसको मानना जरूरी नहीं होगा। तो इसमें क्या हुआ था? उल्टा हुआ था कि कार्यपालिका को क्या दिया गया था? प्राथमिकता दी थी न्यायपालिका पे। और ऑप्शंस भी देख लेते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा है कि सेकंड जजेस केस 1993 में न्यायालय ने परामर्श की व्याख्या की थी और उन्होंने कहा था कि ये जो परामर्श होगा, ये जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का अकेले का परामर्श नहीं होगा, ये अपने जो 2 वरिष्ठतम और न्यायाधीश होंगे उनके साथ मिलकर के परामर्श देंगे और ये जो परामर्श होगा ये इसको बाध्यकारी बना दिया गया। तो ये कथन सही है। ये कथन हमारा क्या हो गया था? पहले वाला गलत हो गया था। और तीसरा कथन है थर्ड जजेस केस में कॉलेजियम का विस्तार करके मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के 4। बिल्कुल ये कथन भी बिल्कुल सही है। जो थर्ड जजेस केस है उसमें जो 2 की जगह बढ़ा करके 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों का कॉलेजियम बना दिया गया था। तो ये भी सही है। तो यानी इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, 2 और 3। आपको पता है एक फोर्थ जजेज केस भी है 2015 में, जो 99 संविधान संशोधन के तहत एनजेएसी को बनाया गया था, उसको क्या कर दिया गया था? फोर्थ जजेज केस के तहत खत्म कर दिया गया था। और भारत के संवैधानिक इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी भी संविधान संशोधन को तो संसद के द्वारा पारित किया गया उसको पूर्णतया रद्द कर दिया गया। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अगला सवाल है 56वीं जीएसटी परिषद की अगली पीढ़ी के सुधारों के साथ जीएसटी 2.0 का क्या किया गया? अनावरण किया गया। अब ये बोल रहा है कि जीएसटी के लाभों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो देखते हैं कौन कौन से कथन सही है, कौन कौन से कथन सही नहीं है। देखो ये जो सवाल है ये आपको आरएएस, आईएएस इन सब एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और इवन जो 1 डे एग्जाम्स होते हैं वहाँ पे भी ये जो इस तरह के सवाल आजकल पूछे जा रहे हैं। तो जीएसटी एक गंतव्य आधारित कर है, सही बात है, जो वस्तुओं और सेवाओं के उपभोग के स्थान पर वसूला जाता है। जो पॉइंट ऑफ जो यूजर होता है उससे ये वसूला जाता है। तो ये बात सही है। जीएसटी के तहत एसईजेड जो विशेष आर्थिक क्षेत्र होते हैं उनको निर्यात और आपूर्ति को शून्य रेटेड माना जाता है। ये भी बिल्कुल सही कथन है। और तीसरा कथन है कि जीएसटी ने कर प्रणाली में पारदर्शिता को कम किया है। कम किया है, बढ़ाया है? जीएसटी से जो है पारदर्शिता कम हुई है, बढ़ी है? तो ये जो है ये बढ़ी है, यानी कि ये कम नहीं हुई है, बढ़ी है। और सरकारी राजस्व में कमी हुई है, ये भी उल्टा है, सरकारी राजस्व में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है जीएसटी आने के बाद में। यानी कि ये कथन क्या हो गया आपका? गलत हो गया। तो सही कथन कौन कौन सा हुआ? केवल 1 और 2। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अगला जो सवाल है और आज का जो अंतिम सवाल है कि अन्नामलई टाइगर रिजर्व में तमिलनाडु वन विभाग के एक अध्ययन में 8 जुगनू की प्रजातियों की पहचान की गई है जो पारिस्थितिकी संकेतक के रूप में उनकी भूमिका को उजागर करती है। ये वहाँ की जो जैव विविधता है उसकी समृद्धता को प्रदर्शित करती है कि वहाँ पर एक साथ 8 अलग अलग जुगनू की प्रजातियाँ प्राप्त हुई है। अब ये बोल रहा है कि जो एटीआर है, अन्नामलई टाइगर रिजर्व है, उसके बारे में कुछ कथन दिए गए हैं, तो देख लेते हैं। पहला कथन है कि जो एटीआर है ये पश्चिमी घाट में स्थित है और तमिलनाडु और केरल में फैला हुआ है। तो बिल्कुल सही कथन है ये। अगला है कि इसे मूल रूप से इंदिरा गांधी वन्यजीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जाना जाता है। तो ये भी मुझे सही लग रहा है एकदम। तीसरा जो कथन है कि यह रिजर्व पश्चिम घाट के अंतर्गत एक अधिसूचित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में
शामिल है, तो अभी तक ये जो है ये विश्व धरोहर स्थल में शामिल नहीं है। तो ये कथन हो गया आपका गलत, यानी कि जो सही आंसर हो गया वो कौन सा हो गया, ए और बी। तो दोस्तों आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको जो ये सवाल है किस तरह के लगे, इनका जो लेवल है वो कैसा लगा। और इस तरह के हम आपके लिए आगे भी सवाल लाते रहेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक यू।